नमस्कार बच्चों, हमने अभी तक लेसन नंबर 2 में जो आपके फ्यूल के सिद्धांत वगैरह थे वो पढ़ लिए हैं 3 में। इसमें अब हम पढ़ेंगे प्रबंधकीय क्रियाओं के संबंध में। फ्यूल ने अपने विचारों को 3 मुख्य भागों में बांटा है, यानी जो प्रबंधक क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं को फ्यूल के द्वारा जो उसका विचार था कि प्रबंधक कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, उस विचार को इन्होंने 3 मुख्य भागों में विभक्त किया है। कौन कौन से? नंबर 1 है प्रबंध की योग्यता एवं प्रशिक्षण, नंबर 2 है प्रबंध के तत्व और नंबर 3 है प्रबंध के सिद्धांत। अब ये प्रबंध के योग्यता एवं प्रशिक्षण, इसमें फ्यूल ने क्या कहा है? इन्होंने एक प्रबंधक में निम्न विशेषताओं का होना आवश्यक बताया है कि प्रबंधकीय योग्यता और प्रशिक्षण के अनुसार एक प्रबंधक के अंदर कौन कौन से जो विशेषताएं हैं वो होनी आवश्यक हैं। तो नंबर 1, जैसे हम ये कहते हैं कि अगर नेता स्वस्थ होगा, शारीरिक रूप से मजबूत होगा, तो उसके अनुयायी भी शारीरिक रूप से मजबूत होंगे और आगे से आगे बढ़ कर के काम करेंगे। तो एक प्रबंधक में शारीरिक गुण होना चाहिए, यानी उसका शरीर स्वस्थ, सुंदर और एकदम स्फूर्तिवान होना चाहिए, जिससे कि वो तुरंत अपने कार्य को कर सके। दूसरा इसमें बताया है कि एक प्रबंधक में मानसिक योग्यता भी होनी चाहिए, क्योंकि एक प्रबंधक जो है वो अधिकारी के पद पर काम करता है और जब अधिकारी के पद पर काम करता है तो उसमें मेंटल एबिलिटी बहुत सारी होनी चाहिए, यानी उसका मस्तिष्क जो है वो सोचने समझने और विचार करने योग्य होना चाहिए, जिससे कि वो अपने जो पद है उसके अनुसार कार्य कर सके। इसके बाद है सदाचार। सदाचार में आता है कि उसका अपने कर्मचारियों के साथ या जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं उनके साथ व्यवहार कैसा है। तो एक प्रबंधक में सदाचार का गुण भी होना चाहिए। इसके बाद इसमें है शैक्षणिक योग्यता। अब क्योंकि हम ये जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ये प्रबंधकों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रबंधक में जो शैक्षणिक योग्यता यानी जो उसकी शिक्षा की क्वालिटी होनी चाहिए, शिक्षा की योग्यता होनी चाहिए, वो भी अनिवार्य है। तो वो जिस पद पर कार्य कर रहा है उस पद से संबंधित उसमें शिक्षा की योग्यता होनी चाहिए। प्राविधिक का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी से संबंधित ज्ञान, यानी प्रायोगिक ज्ञान। प्रायोगिक ज्ञान का मतलब कंपनी में है टेक्नोलॉजी से संबंधित ज्ञान, क्योंकि वो एक अधिकारी है। अगर वो अपने कर्मचारियों का निरीक्षण करेगा तो जो तकनीक की मशीनें कंपनी में यूज़ हो रही हैं उन मशीनों के बारे में उसको खुद को भी जानकारी होनी चाहिए। तो प्राविधिक ज्ञान होना भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है अनुभव। हम ये अच्छे से देखते हैं कि जब भी किसी संस्था में कोई वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पर एक्सपीरियंस्ड पर्सन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कारण क्या है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अनुभवी होता जाता है वो उतना ही अपने जो पद है उसके प्रति समर्पित होता है और उसको उतना ही ज़्यादा ज्ञान होता है चीज़ों को सुलझाने का या काम करने का। ये तो थे फ्यूल के अनुसार एक प्रबंधक में विशेषताएं। अब इसके बाद सेकंड जो है वो है प्रबंध के तत्व। तो जो फ्यूल ने प्रबंध के तत्व दिए हैं, जो हमने लेसन नंबर 2 में पढ़े प्रबंध के कार्य, वो सारे कार्य जो हैं वो प्रबंध के तत्व हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, संप्रेषण, संगठन, समन्वय, ये सारे जो हैं ये प्रबंध के तत्व कहलाते हैं। ये हमने लेसन नंबर 2 में पढ़ लिए हैं। इसके बाद है प्रबंध के सिद्धांत। तो ये सिद्धांत भी हम थर्ड लेसन में स्टार्टिंग में फ्यूल के 14 सिद्धांत पढ़ चुके हैं। तो ये प्रबंध का जो आपकी क्रियाएं हैं उनके संबंध में फ्यूल का अपने एक्सप्लेनेशन है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रबंध की तकनीकें। तकनीक का मतलब होता है कि कंपनी में जो कार्य किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है। प्रबंध की तकनीक किस प्रकार, कौन सी तकनीक यूज़ की जा रही है। तो पहली जो तकनीक है वो है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, यानी जो उद्देश्य है हमारा उसको पहले डिसाइड किया जा रहा है कि हम कंपनी में किस उद्देश्य को लेकर के कार्य करेंगे। तो ये उद्देश्यों द्वारा प्रबंध तकनीक कहलाती है। 1954 में यानी 1954 में पीटर एफ ड्रकर ने इसको प्रतिपादित किया यानी शुरू किया। इसके बाद प्रोफेसर स्ले ने इसी उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को परिणामों द्वारा प्रबंध के नाम से बताया कि इसका नाम जो है परिणामों द्वारा प्रबंध होना चाहिए। अब अगर हम ये कहें कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध क्या है, तो उद्देश्यों द्वारा प्रबंध में है समस्त प्रबंधकीय कार्यों का उद्देश्य अभिमुखी होना ही उद्देश्यों द्वारा प्रबंध है। यानी जब कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसकी जो स्टार्टिंग है या उसकी जो शुरुआत है वो उद्देश्यों के निर्धारण से शुरू हो रही है, तो उसे हम जो है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध कहेंगे। अब इसकी प्रकृति का मतलब होता है नेचर, यानी किस तरीके से हम उसको पहचानें कि ये उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के अनुसार कार्य हो रहा है।
तो सबसे फर्स्ट जो उसकी है ये कार्यात्मक अवधारणा है, यानी कार्यों पर डिसाइड करती है, क्योंकि उद्देश्य के अनुसार ही कंपनी में कार्य किए जाते हैं, तो ये कार्यात्मक अवधारणा है। उसके बाद उद्देश्य निर्धारण प्रक्रिया को इसमें ज़्यादा महत्व दिया गया है कि आप जो शुरुआत कर रहे हैं वो उद्देश्यों के निर्धारण से कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड है उद्देश्य निर्धारण पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ना कि उसके क्रियान्वयन पर, यानी हमारा जो उद्देश्य है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, उसका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है इस पर कम ध्यान दिया जा रहा है। फिर ये परिणामोन्मुखी है, क्योंकि हम कंपनी में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने पर जो उद्देश्य निर्धारण करते हैं उसी के अनुसार साल भर तक काम करते हैं। तो जो साल भर तक हमने काम किया वो उद्देश्य के निर्धारण के आधार पर ही किया, इसलिए ये कहा गया है कि ये परिणामोन्मुखी है, यानी जो भी हमने सोचा उसका परिणाम हमको ये बता रहा है। फिर जो चौथा है सहभागिता के विचार पर आधारित है, ये सभी लोग मिलकर के काम करेंगे तो उस विचार से प्रेरित है, लेकिन स्वयं द्वारा उद्देश्य के प्रति जो व्यक्ति होते हैं, अब जैसे मैं हूँ, मैं किसी कार्य को कर रही हूँ तो मैंने अगर उसका उद्देश्य निर्धारण किया है तो मैं उस कार्य को बहुत बढ़िया तरीके से करूँगी, लेकिन जब वो उद्देश्य किसी दूसरे के द्वारा निर्धारित किया हुआ होता है तो जो काम करने वाला व्यक्ति है वो थोड़ा सा उदासीन हो जाता है। तो यहाँ ये कह रहा है कि ये जो उद्देश्यों द्वारा प्रबंध है, ये उद्देश्यों द्वारा प्रबंध जो है वो सहभागिता के विचार को तो बढ़ाता है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो खुद के द्वारा निर्धारित जो उद्देश्य होते हैं उनके प्रति वो वचनबद्ध होते हैं और वो मन लगा करके कार्य करते हैं, इसलिए इसे जो है स्वयं द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध बताया है। ये थी हमारी उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के अर्थ और प्रकृति। अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।